स्वागत भाई। और आज है मंडे, जीएनएम हम पढ़ेंगे आज। और जीएनएम में चैप्टर चल रहा है, कौन सा चल रहा है भाई? लीवर ट्यूबरकुलोसिस लीवर ट्यूबरकुलोसिस चैप्टर चल रहा है, लीवर एंड गॉल ब्लैडर। और इसमें एसबीएस चल रहा है, एसबीएस ऑफ द लीवर पैरेन्काइमा। और इस एसबीएस का सेकंड हेडिंग है लीवर ट्यूबरकुलोसिस कॉमा कलेक्शन ऑफ पस इन द लीवर, ये लीवर एब्सिस। ये लीवर ट्यूबरकुलोसिस के अंतर्गत आता है। और दूसरा लीवर एब्सिस को भी कह के चल रहे। डेट हो गई आज 28 है ना? 20 राम राम भाई डॉक्टर अमित। 28 है आज भाई। और 28 राम राम जी। 28 अप्रैल। राम राम भाई जी। पेज नंबर 212 212 पे है भाई जीएनएम में। हाँ अमित भाई, लीवर ट्यूबरकुलोसिस। तो सेम एसबीएस एज अबव। सेम एसबीएस बोले तो एसबीएस ऑफ द लीवर पैरेन्काइमा। और इसका कॉन्फ्लिक्ट होता है एग्जिस्टेंशियल और स्टारवेशन कॉन्फ्लिक्ट, फियर ऑफ ऑन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ हार्डशिप, पॉवर्टी एंड फूड शॉर्टेज, फियर ऑफ स्टार्विंग। ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर एग्जांपल क्रॉप फेलियर या अनएम्प्लॉयमेंट। इसके पीछे लीवर ट्यूबरकुलोसिस के पीछे भी यही एसबीएस है, यही कॉन्फ्लिक्ट है। फेस में कह रहे हैं हीलिंग फेस। इसका मतलब ये हीलिंग फेस में आपके सामने आएगा ये केस। हाँ ऐसा, जहाँ फेस में सीधे हीलिंग फेस का भाव है, वहां ये है कि आपके पास जब पेशेंट आ रहा है तो वो एक्टिव फेस में ना आकर के वो हीलिंग फेस में आने की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं, ऐसा भाव लग रहा है इससे। तो हीलिंग फेस में कह रहे हैं with the help of bacteria there is a tubercular necrotizing degradation of round lesions of the liver। ब्रैकेट में कह रहे हैं इज इक्वल टू लीवर ट्यूबरकुलोसिस। ये जो एक्टिव फेस में राउंड लीजन्स बन जा रहे थे अमित भाई लीवर में, जब हीलिंग फेस में आएगा बंदा तो बैक्टीरिया की मदद से ट्यूबरकुलर नेक्रोटाइजिंग होगा, डिग्रेडेशन, और इसको फिर डायग्नोस कर दिया जाता है कि लीवर ट्यूबरकुलोसिस हो गई है। अभी रिमार्क कर रहे हैं यहाँ, इस पे टिप्पणी दे रहे हैं कि इफ द कॉन्फ्लिक्ट रिकर्स कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल ऑफ पस अपीयर। ब्रैकेट में कह रहे हैं लीवर एब्सिस। अब यदि कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और जा रहा है, रिकर कर रहा है बार बार, तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल्स है इसमें पस अपीयर हो जाती है तो लीवर एब्सिस बन जाता। तो जहां जिस बंदे को लीवर एब्सिस मिल रहा है जिस केस में, समझ लो कि इसको कॉन्फ्लिक्ट रिकरिंग है, रिकर हो रहा है बार बार। बोथ सिचुएशंस आर अकम्पनीड बाय स्वेलिंग ऑफ द लीवर, पेन, नाइट स्वेट्स एंड फीवर। दोनों कंडीशन, दोनों सिचुएशन, चाहे वो लीवर ट्यूबरकुलोसिस हो चाहे वो लीवर एब्सिस हो, दोनों में स्वेलिंग मिलेगी लीवर में, पेन मिलेगा लीवर में, रात को पसीना आएगा बुखार के साथ। When the tuberculosis has run its course, calcium deposits can remain। जब ट्यूबरकुलोसिस अपना कोर्स पूरा कर लेगी अमित पाल भाई, तो वहां पे कैल्शियम डिपॉजिट्स बने रह सकते हैं। इजिकल टू कन्वेंशनल मेडिसिन, इन्वर्टेड कॉमा में कह रहे हैं कैल्सिफिकेशन ऑफ द लीवर, जिसको कन्वेंशनल मेडिसिन में कहा जाता है कि भाई लीवर का कैल्सिफिकेशन हो गया। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व अकम्पनी द हीलिंग, पॉसिबली पेन रिलीवर्स एंड एंटीबायोटिक्स। कह रहे हैं आप लीवर की रेमेडी भी देख सकते हो जाकर के पेज नंबर 217 पर। लीवर की रेमेडी जो है पेज नंबर 217 पर, वो है स्टॉप टॉक्सिकेशन फ्रॉम मेडिकेशन, अल्कोहल और एंड ड्रग्स, ईट ओनली स्मॉल अमाउंट
in the evening so that no concomitant alcohol can arise in the intestine due to fermentation. शाम को थोड़ा कम खाओ ताकि कंकोमिटेंट अल्कोहल जो है वो ना अराइज हो इंटेस्टाइन में फर्मेंटेशन की वजह से. पे अटेंशन टू फूड कॉम्बिनेशंस. फूड कॉम्बिनेशंस पे जरूर ध्यान दें. डू नॉट कंबाइन स्टार्च विद शुगर, यानी कि ग्रेन ब्रेड शुगर के साथ ना लें. पॉसिबली फॉलो द हे डाइट. Cleanse the bile ducts by drinking plant oil as described by Morris. पेज नंबर 215 पे मॉरिस साहब ने ये डिस्क्राइब करा क्लींजिंग का. ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर इन द मॉर्निंग फॉर डिटॉक्सिफिकेशन. बैट फ्लावर, बीच, शिकोरी, जेंटियान, गॉर्स, विलो, ये बैच फ्लावर में. टी के लिए कह रहे हैं ब्लेस्ड मिल्क, थिस्टल, फनल, बर्डॉक रूट, डेंडेलियन, आर्जिमनी, चैलिडोनियम. चैलिडोनियम को चाय की तरह से यूज कर रहे हैं यहाँ पर. सेंचुरी, येरो, बर्बेरी, शिकोरी, एब्सिंथिनम भी शायद अपनी मेडिसिन ही होगी. स्पाइसेस में कह रहे हैं अमितपाल भाई टर्मरिक, फनल, सैफरन, रोजमेरी, जूनिपर, ये आप ले सकते हो. हिल्डगार्ड ऑफ बेंजन में कह रहे हैं चेस्टनट, हनी, मलबरी वाइन, स्पेशल रेसिपी, स्वीडिश बिटर. नेक्स्ट कह रहे हैं सेगमेंट मसाज ऑन द राइट थोरेसिक स्पाइन एंड साइड, एक्वापंक्चर एंड एक्यूपॉइंट मसाज, फुट रिफ्लेक्स जोन मसाज. शेकी में कुछ है ये CAYCE. 7 days ट्रीटमेंट विद डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल. डैश लगा कह रहे हैं शॉक ए 30 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर क्लॉथ विद डिहाइड्रेटेड कैस्टर ऑयल एंड प्लेस इट ऑन द राइट फ्लैंक. प्लेस ए पीस ऑफ प्लास्टिक एंड वार्म वाटर बॉटल ओवर इट. Wrap it in the blanket and let it work for 1 hour. ये नेचुरोथेरेपी की तरफ की बात कर रहे एक तरह से. Take a small dose of olive oil after that. नेक्स्ट पॉइंट करें कैन ब्रेड ड्रिंक इंटरनली. eat fresh nasturtium. करें eat every day a black radish. नेक्स्ट पॉइंट है hot damp liver compress, फ्लैक्सीड ऑयल, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है जिसमें. लेबिलाइट्स, ओरिकम स्प्रे, जियोलाइट पाउडर इंटरनली. ये जो है रेमेडी फॉर द लीवर में आती है, जहां भी जिस टॉपिक में भी बात होगी कि लीवर से रिलेटेड क्या रेमेडी दी जाए. ठीक है भाई जी. तो ये था SBS ऑफ द लिवर पैरेन्काइमा. नेक्स्ट है SBS ऑफ द गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट्स. बस उस दिन जो बात चल रही थी ना, हाँ, एक वर्ड वो था रिसेंटमेंट, जहां भी एब्सेस मिल रहे थे ना उस दिन. ओके. एब्सेस के लिए भैया बता चुके कि रिसेंटमेंट रहता है. रिसेंटमेंट उसके बेस में रहता है, मतलब जहाँ पस पड़ी गुस्से के साथ नाखुशी. हाँ जी, हाँ. नाखुश भी है और गुस्सा भी है और निकालता भी नहीं है. निकाल नहीं पा रहा. रिसेंटमेंट खिन्न सा रहता. खिन्न सा. रिजेंटमेंट जिम्मेदार है. अच्छा ओके. चलो बहुत बढ़िया. और बाकी जो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है अमित शर्मा भाई, उसमें बड़े रूब्रिक भी आ गए सीधे सीधे, जहाँ एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जुड़ रहा हो, स्टारवेशन से जुड़ रहा हो, हार्डशिप से जुड़ रहा हो, ओवरवेलमिंग से, पॉवर्टी से जुड़ रहा हो. अमितपाल तो अपने आप ही डॉक्टर से भाई हैं क्या? जी सर. तो अपने आप ही इशारा भी आ रहा है अपने रूब्रिक की तरफ. और अमित शर्मा भाई ने बताया
उधर रिजेंटमेंट भी एक बड़ा कारण है, जो भैया ने बताया, वो कह रहे हैं मलिक सर ने शायद। तो वो बस पस के लिए है, जैसे कहीं कोई एब्सेस बन रहा है तो इसका मतलब कोई रिसेंटमेंट वाला चीज उसके अंदर चल रही है। वो इन हाँ, जनरल कहीं भी पस वगैरह इस तरह की बन रही है तो एब्सेस बन रहे हैं तो। बिल्कुल। तो नेक्स्ट एसबीएस है, एसबीएस ऑफ द गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट। फोटो बनी है सेरिब्रल कोर्टेक्स की रेड कलर में, तो इसका मतलब सेरिब्रल कोर्टेक्स के टिश्यू को, डक्ट को कंट्रोल करता है। और फिर सेरिब्रल कोर्टेक्स है तो टेरिटरी का मसला निकलेगा। तो जितनी भी हमारी डक्ट्स हैं, जितनी हमारी ब्लड वेसल्स की, खास करके इंटीमा है, इनर वाली ट्यूनिका इंटीमा, ये टेरिटरी से जुड़ी है, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी की हो, चाहे कोई डक्ट्स हो, ये भी बहाव आता है पीछे से। गाल ब्लैडर इन्फ्लामेशन, ब्रैकेट में कह रहे हैं कोलिसिस्टाइटिस, हेपेटाइटिस, ब्रैकेट में कह रहे हैं एक्टोडर्मल, एक्यूट और क्रॉनिक हेपेटाइटिस टाइप्स, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, कैंसर ऑफ द बाइल डक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं कोलेंजियो सेल्यूलर कैंसर, ये सब जो है एसबीएस ऑफ द गॉल ब्लैडर के अंतर्गत आएंगी। कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट और आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिपेंडेंट ऑन हार्डनेस, सॉरी डिपेंडेंट ऑन हैंडेडनेस, हार्मोन लेवल एंड प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट। टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा, या इसके पीछे अपना वजूद, अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, एक तरह से पहचान, खास करके अस्तित्व तो एग्जिस्टेंस आ जाता है। One is annoyed because the territory or territorial boundaries are not respected. कोई बंदा इस बात को लेकर के नाखुश रहता है कि उसकी जो टेरिटरी है, उसकी जो क्षेत्र है, उसका जो अपना दर्जा है, टेरिटोरियल बाउंड्री है, उनकी रेस्पेक्ट नहीं की जा रही, या उसको वो चीज नहीं हासिल है। एग्जाम्पल में कह रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट, ब्रैकेट में कह रहे हैं, इसको आप पेज नंबर 202 पर भी देख सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट के 202 पे क्या था भाई? ओके, लीवर गॉल ब्लैडर से रिलेटेड है। चलो खैर, तो इसके पीछे टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट है, मेन बात समझ के चलेंगे। पॉइंट दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रेशन फ्रॉम आइदर वन सेल्फ और द अदर प्लेज ए रोल। ज्यादातर यदि बंदर एग्रेशन में रहता है, अमितपाल भाई, एग्रेसिव रहता है या तो खुद पे या दूसरों पे, वो उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है गॉल ब्लैडर बाइल डक्ट के कॉन्फ्लिक्ट में, या एसबीएस में, सॉरी। कहते हैं ना, ये हमेशा गुस्से से ही भरा रहता है आदमी, तो उनकी ज्यादातर ये अफेक्शन मिलेगा, अफेक्टेड मिलेंगी। ट्रबल विद वर्क कलीग्स और फैमिली मेंबर्स, बाउंड्री वायलेशंस और असॉल्ट ऑफ द नाइबर्स। ट्रबल हो यदि वर्क प्लेस पे कलीग के साथ, फैमिली मेंबर के साथ यदि ट्रबल है, बाउंड्री का वायलेशन हो रहा है, या असॉल्ट किया जा रहा है उसके नाइबर्स के द्वारा। फाइट ओवर मनी, मनी के लिए फाइटिंग है जीवन में, या वन इज लिविड विद एंगर, बंदा गुस्से के साथ जी रहा है हमेशा, हाँ, उनका ये अफेक्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट करें, ए पर्सन इज इरिटेटेड और प्रोवोक्ड, ही इज टेम्प्टेड आउट ऑफ हिज नॉर्मल रिजर्व। एक बंदा इरिटेटेड है और प्रोवोक हो जाता है थोड़ी थोड़ी बातों पर, उखड़ जाता है। ही इज टेम्प्टेड आउट ऑफ हिज नॉर्मल रिजर्व, जो नॉर्मल वो है उससे बहुत जल्दी वो अपना टेम्पर से बाहर आ जाता है, टेम्प्टेड आउट हो जाता है, ऐसा कुछ लग रहा है।
एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि ए फैमिली मैन एंड फॉर्मर काराबिनेरी, ब्रैकेट में कह रहे हैं पुलिसमैन, पुलिसमैन को बोलते हैं इसे, हैज बीन रिटायर्ड फॉर ईयर। एक फैमिली मैन है जो पहला है, कभी पुलिसमैन था, वो रिटायर हो गया सालों से। फॉर सम टाइम हिज लीवर हैज बीन बॉदरिंग हिम बट ही हैज नॉट पेड मच अटेंशन टू इट। कुछ समय से उसका लीवर को लेकर वो बॉदर कर रहा था, उसने उस पर ध्यान नहीं दिया अमितपाल भाई। द प्रॉब्लम ओरिजिनेटेड फ्रॉम पास्ट एंगर एट वर्क। ये जो प्रॉब्लम का जो ओरिजिन था इसका, वो पास्ट जो काम करता था गुस्से के साथ अपने रिटायरमेंट से पहले, वो इसका ओरिजिन वहां से है। एडहेरेंस टू लॉ एंड ऑर्डर हैज ऑलवेज बीन हिज हाईएस्ट ड्यूटी एंड दिस हैज लीड टू टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट। नियमों से एडहेर करना, चिपके रहे, मतलब नियमों को बहुत ज्यादा मानना, ऑर्डर को बहुत ज्यादा मानना, हमेशा उसकी हाईएस्ट ड्यूटी में रहा, और जिसकी वजह से उसे टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट आया। कहते ना ड्यूटी इज ड्यूटी, नियम इज नियम। वन डे ही ड्रॉज द लास्ट स्ट्रॉ, he learns that his sister has misappropriated a large sum of money from his mother's estate is equal to great recurring territorial anger conflict. One day he draws a last straw. Last straw का मतलब देखो जरा क्या है। बस अंतिम लाइन खींची उसने, मतलब वो हमेशा तो, वो तो बेचारा कार्बन ईयर, मतलब ये जो गनमैन होता है ना, कि जिनके हाथ में वो रहती है, वो था, वो नियम कानून को मानने वाला था। एक दिन बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा हो गया कि उसकी बहन ने वो कर दिया कि बस अब खत्म है जी, अब इसके आगे कुछ नहीं सहन पाएगा। तो मतलब उसने सर अपनी बहन वो बांध टूट गया, एक तरीके से बांध टूटना होता है वो, बांध मतलब टूट, उसका सबर का बांध टूट गया, गुस्सा का हाँ मतलब जी, वो बिल्कुल ही थ्रेशोल्ड पॉइंट आ गया ना। अब गुस्से उसके का बाद बांध टूटना, ऐसे लिख लेता हूं मैं, है ना। हाँ 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 जी, हाँ। हाँ। गुस्से का बांध टूट गया एक दिन, और जब टूट गया, जब उसने ये उसको जब ये पता चला कि उसकी बहन ने मिस एप्रोप्रिएटेड ए लार्ज सम ऑफ मनी, उसकी मदर की जो संपत्ति थी उसका एक बड़ा भाग उसकी बहन ने ले लिया, तो तब उसका एक तरह से गुस्से का बांध टूटा, और वो ग्रेट रिकरिंग टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट में चला गया। पहले से तो था ही ऑफिस में, वो रहता था नियम कानून को लेके नाराज सा, गुस्से उसमें, और भाई उसकी हद जब हो गई उसके उस एग्रेशन की, जब उसको ये भी पता चल गया कि उसकी बहन ने एक बहुत बड़ी अमाउंट उसकी मदर के संपत्ति में से ले ली। हाँ, मतलब रिटायर होने के बाद वो घर पे उन कायदों को नहीं माना जाता था, तो उसके रिकरिंग में रहता था। हाँ, जहां वहां रहा अपनी ऑफिस अच्छा, में, तो वो तो बिल्कुल नियम एक कायदे कानून में रहा। वाला आदमी अब ऐसी, रिटायर, हाँ, कानून वाला हाँ आदमी जी, ऐसी जगह आ गया जहां पर कानूनों का पालन नहीं हो रहा था, ऐसा हाँ जी, ऐसा। ये है, चलो, हाँ जी। तो इससे वो ट्रिगर हो गया दोस्त उस दिन, और बहुत ग्रेट रिकरिंग टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट में चला गया। He breaks contact with his sister, but that cannot alleviate his anger. उसने अपनी बहन से कांटेक्ट भी खत्म कर दिए, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। द पेशेंट डाइज ऑफ ए हिपेटिक कोमा। पेशेंट फिर आखिरकार डेथ हो गई उसकी हिपेटिक कोमा में जाकर के, ब्रैकेट में कह रहे हैं इज इक्वल टू हीलिंग क्राइसिस ऑफ द लीवर एंड बाइल डक्ट। और यहाँ डेथ का जो कारण बना वो हीलिंग क्राइसिस बना लीवर का और बाइल डक्ट का, एंड सिंड्रोम, और साथ में सिंड्रोम भी स्वेलिंग का। तो बेसिकली पीछे भी बात हो चुकी है, हालांकि रिपीट हो जाएगी बस, कि जितनी भी ये टेरिटरी से रिलेटेड टिश्यू हैं, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी है, चाहे वो बाइल डक्ट है, ये ज्यादातर हीलिंग क्राइसिस में जान लेके जाती है मरीज की। जितनी भी ट्यूब्स हैं बॉडी में, ट्यूब से रिलेटेड, चाहे वो इवन मुझे लग रहा है जैसे चाहे वो किडनी में ट्यूब से रिलेटेड
वो है। तो जहां भी टेरिटोरियल मसला होगा वहां इंसान को जो दिक्कत होगी या उसकी जान को खतरा होगा वो हीलिंग क्राइसिस में। कई बार ये चर्चा करते थे डॉक्टर दीदार सर कि ये हार्ट अटैक होता है बेसिकली, कहते कि ब्लॉकेज से डेथ हो गई, इसको इतना कहते। ये डॉक्टर सर ब्लॉकेज से डेथ सीधे सीधे नहीं है जी, क्योंकि वो ब्लॉकेज एक दिन में तो हुआ नहीं है। होता क्या है ऐसे पेशेंट के साथ कि उधर तो ब्लॉकेज हो रहा है और उधर उधर ना सडन स्पाज्म आ जाता है हीलिंग क्राइसिस में। तो कुछ तो रुकावट हो ही रही थी दोस्त, और वो जो सडन स्पाज्म सिकुड़ना कोरोनरी आर्टरी का सडनली वो उसको वो बिल्कुल ब्लॉक कर देता है फिर। तो एक तरह से जो इसका मेन कारण है वो हीलिंग क्राइसिस में जो एक तरह से स्पाज्म आता है उसका, या वो कारण बनता है वहां पर। अदरवाइज ब्लॉकेज तो उसको बहुत दिन से चला आ रहा है, वो 95%, 90%, 100% एक दिन में थोड़े कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गए। तो इसके पीछे हीलिंग क्राइसिस जिम्मेदार माना जाता है। और भैया दूसरी बात यह है कि जितनों में भी हीलिंग क्राइसिस में डेंजर है लाइफ का, उनके पास समय बहुत कम होता है बचाने के लिए फिजिशियन के पास। तो ये इसमें डेथ का चांस बहुत ज्यादा रहता है जब ये हीलिंग क्राइसिस बहुत ज्यादा। अब इसमें तीन ऑर्गन को लिया करते थे जनरली अमित शर्मा भाई, हार्ट को, ब्रेन को और किडनी को। इनकी हीलिंग क्राइसिस बंदे को लेके चली जाती है कई बार। नेक्स्ट एग्जांपल कह रहे हैं, द 70-year-old married right-handed woman has a 41-year-old mentally ill daughter, ब्रैकेट में कह रहे 7 suicide attempts, who often phones in the middle of the night and threatens to kill herself। 17-year-old married एक महिला है, राइट हैंडेड वोमेन है, उसकी 41-year-old मेंटली इल डॉटर है जिसने 7 बार अटेम्प्ट कर लिया सुसाइड का। और अक्सर वो फोन पे आधी रात को धमकी देती थी कि वो अपने आप को मार रही है, खत्म करने वाली है। द मदर देन इमीडिएटली गेट्स इनटू हर कार एंड ड्राइव्स द 40 किलोमीटर्स टू हर डॉटर इज इक्वल टू 26 ईयर ऑफ chronic active territorial anger conflict with regard to the bile duct। अब मदर तब इमीडिएटली कार निकालती थी, ड्राइव करती थी, 40 किलोमीटर जाती थी उसके पास, और ये भाई 26 साल से क्रॉनिक एक्टिव टेरिटोरियल एंगर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बाइल डक्ट से रिलेटेड रहा था उसको। ए ईयर अगो शी बिगन टू ड्रा द लाइन स्ट्रिक्टली, शी हैंग्स अप the phone immediately if her daughter is rude to her। फिर बात वही आ गई, 1 साल पहले she began to draw the line strictly, उसने भाई डिसाइड कर लिया है कि स्ट्रिक्टली लाइन खींच ली। she hangs up the phone immediately if her daughter is rude to her। वो अपने फोन को शायद अब हैंग कर दे रही है या वो नहीं सुन रही है एक तरह से। डॉटर शी हैंग्स अप द फोन इमीडिएटली, यदि उसकी डॉटर उस पर रूड होती थी तो वो अपनी पटक देती थी फोन को, या कुछ ऐसा भाव होगा, यानी कि वो बाहर आ गई उससे कुल मिला के 1 साल पहले। इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ द हीलिंग फेज। फिर हीलिंग फेज शुरू हो गई जब उसने अब एक लाइन खींच ली अपने लिए। इससे क्या हुआ, इंक्रीज इन जीजीटी टू 144 एंड एसजीओटी टू हर एसजीओटी 268, नोजिया, सोलन लीवर, साइड पेन। अब हीलिंग फेज में आने से उसका ये जीजीटी बढ़ा, ये कौन सा था, गामा ग्लोबुलिन करके, क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म बताओ जरा, लिख लेते हैं, याद हो जाएगी सबको। गामा ऐसे करके है, निकालो कोई भाई। एक सेकंड। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। अच्छा, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज।
गामा ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइल, MYLE। ग्लूटामाइल, ग्लूटामाइल, जी ट्रांसफरेज, ग्लूटामाइल। जी हाँ जी। ये बढ़ जाता है बड़ा, और 144 हो गया, और SGOT 68 हो गया, नौजिया सोलन, लीवर सोलन कर गया, साइड पेन आने लगा, फाइंडिंग ऑफ द सोनोग्राफ मेटास्टेसिस लीवर, फाइंडिंग में सोनोग्राफ के मेटास्टेसिस लीवर मिला। थैंक्स टू हर ट्रस्ट इन गॉड एंड हर नॉलेज ऑफ फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर, शी सर्वाइव्स इट ऑल। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि उसे मतलब धन्यवाद इस बात का रहा, थैंक्स इस बात का रहा कि उसको भगवान में विश्वास था और उसको नॉलेज थी फाइव बायोलॉजिकल लॉ ऑफ नेचर की, और वो फिर सर्वाइव कर गई। SGOT और SGPT की और बता दो, ये कई कई बार याद करते हैं, इन्हें भूल जाते हैं। SGOT क्या है डॉक्टर श्रेय? SGOT भी है वो, ऑक्सैलिक। हाँ, ऑक्सैलिक ट्रांसफरेज करके कुछ है। ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ट्रांसएमिनेज। फिर से बोलिए तो। सीरम ग्लूटामिक ग्लूटामिक ऑक्सैलो एसिटिक ऑक्सैलो एसिटिक एसिटिक ट्रांसएमिनेज। ट्रांसएमिनेज। और SGPT? SGPT का है वही सेरम सीरम ग्लूटामिक पाइरुविक ट्रांसएमाइनेज। मोर डेंजरस कौन होता है, लेस डेंजरस कौन होता है? SGPT ज्यादा कौन सा? डेंजर है हाँ, कौन सा हीलिंग में पहले नॉर्मल होएगा? SGPT होना चाहिए सर। SGPT पहले नॉर्मल होगा, मोर इम्पोर्टेंट SGOT है। अच्छा सर, SGPT पहले, हाँ पहले नॉर्मल होगा। तो SGPT ज्यादा इम्पोर्टेंट हुआ? नहीं देखो, लाइफ के लिए खतरा, ज्यादा खतरा किसके बढ़ने से है, ऐसा समझते हैं। डॉक्टर साहू सर, आप करेक्ट करके बताओ। सर इसमें SGOT ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें SCPH लेक्चर उसमें क्या बोलते हैं डॉक्टर धीरज सर के द्वारा ना दिया गया था, तो उन्होंने बताया था कि SGOT इम्पोर्टेंट है ऐसा करके। SGPT इज मोर इम्पोर्टेंट। तो पहले SGPT से फिर रिकवरी में फिर SGOT कम होगा। सर इसको मैं और कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि अभी कंफ्यूजन हो क्योंकि रहा ये है। आपके डायग्नोसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसलिए इसे कंफर्म आप कर ही लीजिए। ये हमारे क्लिनिक पे डायरेक्ट जुड़ा है जी सर। SGOT ठीक होना चाहिए, मोर डेंजर है, क्योंकि SGOT कई सारी चीजों पे होता है, हार्ट पे, मसल्स पे, हाँ, लीवर। SGOT ना केवल लीवर से जुड़ा है, ये कई ऑर्गन्स को भी वो करता है ना, ऐसे बोल रहे हो? जी बिल्कुल। और SGP ओनली लीवर पे काम करता है। SGPT SGOT पहले ठीक होना चाहिए। चलो, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये, अगर SGOT बढ़ रहा है तो मैं डायग्नोसिस बना लो कि हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है लीवर को छोड़ के। SGOT हार्ट, मसल्स, किडनी, लीवर सब पे काम करता है। तो SGPT ये सीधे सीधे लीवर से जुड़ा है जी। तो लीवर पैथोलॉजी में फिर SGPT का ज्यादा रोल हुआ। फिर अच्छी बात आ गई जी। अगर लीवर पैथोलॉजी है अमितपाल भाई, तो यहाँ पर SGPT का पहले कम होना ये दिखाएगा कि लीवर रिकवर हो रहा है जी। जैसे साहू सर भी शायद कह रहे थे। और एक बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर अमितपाल भाई कि SGOT ना केवल लीवर का मार्कर है, SGOT मसल्स और हार्ट को लेकर भी मार्कर होता है।
तो यहाँ जब हम देखें किसी को SGOT बढ़ा हुआ आया तो केवल लीवर पे फोकस ना करते हुए हम ये देख लें कि ये हार्ट वार्ट से सफर तो नहीं कर रहा या कोई मस्कुलर पैथोलॉजी तो नहीं है। बहुत सी चीज पूछनी थी मेरे को, जैसे हमें बहुत बता रहे थे SGPT और SGOT। SGPT हमारे लीवर के अलावा और भी पार्ट से रिलेटेड है, हार्ट एंड ऑल। तो ये इम्पोर्टेंट, फिर उसमें तो पूरा बॉडी इन्वॉल्व है, तो फिर हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या होगा? SGPT का पहले ठीक होना या SGOT का? इसको दो तरह से समझेंगे, SGOT का इसको दो तरह से समझेंगे डॉक्टर सिमरन जी। SGOT कह रहे हो ना, मल्टीपल ऑर्गन से रिलेटेड है। SGPT मल्टीपल ऑर्गन से रिलेटेड और SGOT ना SGOT मल्टीपल से है, और इसमें इसी तरह से देखना होगा कि बाकी ऑर्गन्स साथ में इन्वॉल्व थे, अब उन ऑर्गन्स का क्या है। तो पहले SGOT ही कम होना चाहिए, क्योंकि हार्ट और बाकी चीजें भी वाइटल हो सकती हैं, उसको कम होना चाहिए। अब पहले सुन तो लो, दो बातें मैं इसलिए तो कह रहा था, अगर कहीं आपका डायग्नोसिस में SGPT और SGOT मतलब ये SGOT बढ़ा हुआ आ रहा, तो ये एक तो इस बात का इशारा करेगा आपको कि आप ये देख लो कि ऑर्गन कौन सा अफेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि SGOT बढ़ने से लीवर, हार्ट, मसल तीनों शामिल होंगे, जरूरी नहीं है। SGOT हार्ट की वजह से भी बढ़ा हुआ हो सकता है, लीवर की वजह से भी बढ़ा हो सकता है, मस्कुलर पैथोलॉजी की वजह से भी बढ़ा हो सकता है, किडनी और ब्रेन की वजह से भी। समझ रहे हैं आप? यहाँ दो इशारे करेगा कि पहले तो ये पता कर लो कि SGOT किस ऑर्गन की पैथोलॉजी की वजह से बढ़ा हुआ है इस आदमी में, एक बात। और यदि आप ये पाते हैं कि इसको लीवर भी और दूसरे ऑर्गन्स भी अफेक्टेड हैं कई सारे, तो अब इसमें फिर SGOT का इंप्रूव होना SGPT से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मल्टी ऑर्गन को पहले रिकवर होके आना। तो इसको इस तरह से दो भाव में देखेंगे। अच्छा, या तो आप मुझे ये बताओ कि SGOT अगर किसी को बढ़ रहा है तो वहां फिर एक साथ मसल, ब्रेन, किडनी और लीवर ये सब होते हैं क्या अफेक्टेड? ऐसा तो नहीं देखने को मिलता। हाँ जी, बिल्कुल, है ना? हाँ, इनमें से कोई सा एक हो सकता है SGOT के लिए जिम्मेदार, ये बात ऐसे मानेंगे हम। और अब आती है दूसरी बात जो अमित शर्मा भाई कह रहे हैं, यदि मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्व हैं, ये वाले मतलब किडनी, हार्ट, मसल्स, लीवर, और अब हमें देखना कि पहले कौन सा रिकवर हो, तो जाहिर सी बात है कि मल्टी ऑर्गन से वापस आनी चाहिए पैथोलॉजी बंदे की लाइफ बचाने के लिए, है ना? मैं सही कह रहा हूँ अमित शर्मा? कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ जी, बस मतलब वही इसी तरह का होना चाहिए ना, जो लाइफ सेविंग ऑर्गन्स हैं या जो जिंदगी को ज्यादा खतरा है वो वापस आना चाहिए। अच्छा, अब यदि केवल और केवल लीवर अफेक्टेड है, उसका हार्ट भी सही है, मसल भी कोई दिक्कत नहीं है, किडनी भी ठीक है, अब केवल लीवर से रिलेटेड अगर पैथोलॉजी वो है, SBS है, और उसमें SGPT, SGOT, GGT ये सब बढ़ रहा है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे SGPT पहले कम होना चाहिए या SGOT पहले कम होना चाहिए। अब इस पे बात बताओ, क्या सोचेंगे? तो अब इसमें ये देखना होगा, शायद यहाँ भी डॉक्टर साहु सर हुआ क्लियर आपको? आप बताना चाह रहे थे। बस यहाँ पर भी SGOT ही होना चाहिए। हाँ जी सर, क्या कह रहे हैं? मिल नहीं पा रहा है सर। अच्छा, नोट अमित भाई जो कह रहे हैं, जैसे ही मिलता है। हाँ, अमित भाई जो कह रहे हैं, इसमें इसलिए अहमियत ज्यादा दिख रही है कि अगर SGOT बढ़ा हुआ है तो इसके दो खतरे हैं कि एक तो हो सकता है कि उधर भी पैथोलॉजी जाने लगे। हाँ जी, अगर जाएगी तो क्वेश्चन मार्क है, केवल डिस्कशन हो रहा है, सब लोग अपने अपने अच्छे कंफर्मेशन यहाँ दें, चाहे गूगल पे देख के दे दें, और
डिस्ट्रक्टिव, अगर इसको हम ऐसे भी पढ़ते थे कि जो डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी टिश्यू डिस्ट्रक्शन में बनते हैं, मसल से फाइबर डिस्ट्रक्शन में बनता है ये एसजीओटी। तो अगर लीवर में डिस्ट्रक्शन हो रहा है और लीवर में फंक्शनल हो पैथोलॉजी, और तो इसलिए अगर डिस्ट्रक्टिव मार्कर है, ये मार्कर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स है, तो पहले एसजीओटी ही ठीक होना चाहिए। और जो फिजियोलॉजिकल मार्कर है, जैसे पीछे को आओ, जीजीटी हो गया, या फिर मान लो बिलीरुबिन हो गया, जीजीटी को गुंजाइश देते हैं इसको कर लेंगे क्लियर। जैसे बिलीरुबिन है, तो कई बार क्या होता है कि ये एसजीओटी एसजीपीटी ये कम होके क्रम में कई बार बिलीरुबिन बढ़ जाता है मरीज का, और बिलीरुबिन बढ़ने की वजह से येलो डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन में, स्क्लेरा में, तो मरीज घबरा जाता है कि साहब ये तो और पीलिया और हो गया। तो यहाँ ये देखा जाता है कि बिलीरुबिन अगर बढ़ रहा है और एसजीओटी और एसजीपीटी ये कम हो रहे हैं, तो बंदा सेफ जोन में जा रहा है। जबकि देखने में परिवार वालों को और मरीज को अपने आप को लगेगा साहब ये तो पीलिया हो गया मुझे। तो यहाँ ना घबराएं, यहाँ बिलीरुबिन बढ़ सकता है, क्योंकि बिलीरुबिन का बढ़ना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का पार्ट है। ऐसा बताया था मलिक सर ने एक केस बहुत अच्छा। हाँ जी, एनएसआई टीम। देखिए कहीं भी पवन बॉस, जैसे हमारे को जॉन्डिस हुआ, हाँ, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, कहीं भी फिजियोलॉजी हुई तो खाली बिलीरुबिन बढ़ा। हाँ, उसके बाद उसका पर्टिकुलर ऑर्गन एक अफेक्ट आया, एसजी उसका लीवर अफेक्टेड होने लगा, तो एसजीपीटी बढ़ने लगा। और जब उसमें डिस्ट्रक्शंस आने लगे तो बढ़े एसजीओटी। वो पर्टिकुलर डिस्ट्रक्शन लीवर के भी हो सकते हैं, और साथ में अब लीवर के साथ में बाकी दूसरा भी इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब हम राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो पहले एसजीओटी कम होने चाहिए, देन एसजीपीटी, और उसके बाद बिलीरुबिन कम। हाँ, 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 क्रम ऐसे ही है। और ये एएसपी या एएलटी या जीजीटी, एएलटी भी होता है एक साथ। हाँ जी, ये इन्हीं का नाम है। नहीं बॉस, एसजीओटी है इन्हीं के नाम है, स्पार्टेम, ट्रांसएमिनेम। हाँ, इन्हीं के नाम है फिर ये। हाँ, प्रतीति कुछ कह रही है शायद। हाँ, एक एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, उसका क्या ऑर्डर होता है, क्या प्रोसेस? हाँ, एएलपी में वही तो बोल रहा था यहाँ के, वो एएलपी या एएसटी में बोल गया था। वैसे वो बस एल्केलाइन फॉस्फेटेज है, वो अलग है। इनके फंक्शन निकाल लो, ऐसे कोई ना कोई बच्चा अब तक गूगल पे फंक्शन निकाल के अभी तक। बॉस मैं पढ़ नहीं। एलएफटी में एल्कलाइन फॉस्फेटेज आता है बॉस। हाँ, जरा गूगल पे निकाल के पढ़ेंगी। अभी सिमरन ने शायद निकाल लिया, पढ़ना बेटा इनको अलग अलग। जी मैं पढ़ देती हूँ, एक सेकंड। ये जो हमारे, पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एसजीओटी जो होता है वो एएसटी होता है, एस्पार्टेम अमीनो ट्रांसफेरेज। ओके, ठीक है। और एसजीपीटी जो होता है ये एएलटी होता है, एलेनिन अमीनो ट्रांसफेरेज। Both enzymes mainly found in the liver, heart, muscles and other tissues. Their main function is to help process amino acids by transferring amino groups. ठीक है। अब मैं देख रही थी कि क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इट डिपेंड्स कि हम, जैसे आपने शुरुआत में ही बोला कि एसजीपीटी जो है वो मोर स्पेसिफिक है लीवर के, और अगर or when ALT is high, it usually means direct liver damage. Okay. AST is found in the liver, but also a lot in the kidney, muscles, heart, and brain. Okay. So if AST is high, it could mean liver problem or heart muscle injury, Okay. like after a heart attack. So in short, if you are thinking liver problem, SGPT is more important. If you are thinking liver problem. हाँ, बिल्कुल। हाँ. If you are thinking about muscle or heart damage, SGOT or AST also matters. हाँ. अब like okay, अब हम देखते हैं कि क्या ज्यादा मैंने पढ़ दिया ना। If one is very high, it suggests their damage. Okay. If SGPT is very, अच्छा sorry एक second.
फंक्शन, और एक बार एल्केलाइन फॉस्फेटेज को हाँ देखते हाँ, हैं। अब उसका बताओ। हाँ, ओके। जो ALP होता है, ये एंजाइम होता है दैट स्पीडन्स अप द केमिकल रिएक्शन। हम्म Its main job is to remove phosphate group from the molecules. हाँ Okay. Main function है in bones. It helps build and harden the bones by supporting the formation of calcium phosphate crystals. ओके Very active during bone growth or healing. ओके In liver, it helps breaking down and transporting fat. ओके Plays a role in bile flow as bile helps digesting fats. ओके, तो ये फिजियोलॉजिकल साइड आ गया। हाँ, ये इसका हाँ जी। फिजियोलॉजिकल साइड। एक बात। दूसरा, अभी एक पॉइंट आपने अभी बोला था, जो अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहल जिसने अभी अभी ली है एक हफ्ता पहले या एक हफ्ते के बीच में, तो जनरली उसका ये नॉर्मली वैसे भी बढ़ा हुआ आ जाता है टेम्परेरीली, होता रहा है ना, फैट का टूटना ये वो। हाँ जी। तो इसका ऐसे भी देखा गया, तो लोग पूछ लेते हैं कई बार, क्या आपने अल्कोहल वाइन तो नहीं ली थी, अगर कराने जाते हैं ना इसका टेस्ट कई बार। हाँ, और क्या बेटा? When there is a block in bile flow, हाँ like due to gallstone or liver disease, ALP levels rise. ALP Levels rise. ड्राई बोले तो बढ़ जाएगा। हाँ, ओके इसका एक्शन होता है इंटेस्टाइन और प्लेसेंटा में भी। इट हेल्प्स विद एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा ALP हेल्प्स फीटल डेवलपमेंट एज वेल। ओके तो इन सिंपल टर्म्स, बोन में इसका काम होता है टू बिल्ड द बोन्स स्ट्रॉन्ग। हाँ लीवर में बाइल प्रोडक्शन एंड फैट डाइजेशन। हाँ High ALP in blood usually means a liver problem or a bone problem. ओके गुड गुड। बस बहुत सिंपल में रहे। आपकी बात बिल्कुल सिंपल आ गई। इसकी हिरार्ची यही होगी कि सीरम एल्केलाइन फॉस्फेटेज, बिलीरुबिन, SGPT एंड देन SGOT। बहुत बढ़िया है ना। और जब हमारी डायरेक्शन राइट आएगी तो हमारे को ये दिखाई देगा कि भैया इसका पहले SGOT कम होना चाहिए, SGPT कम होना चाहिए, बिलीरुबिन कम होना चाहिए, और उसके बाद ये से एल्केलाइन फॉस्फेटेज कम होना। अच्छा है ना। लेकिन अभी सिमरन ने ये पढ़ा था, इन केस ऑफ लीवर पैथोलॉजी, ये SGPT और SGT का टर्न आगे पीछे हो रहा था, है ना सिमरन? हाँ जी जी, जैसे आपने शुरुआत में बोल रहे थे। हाँ नहीं, अभी आपने गूगल पे भी पढ़ा कि इन केस ऑफ लीवर पैथोलॉजी शायद SGPT पहले कम होगा। भैया ये क्लियर कर दो बस। हाँ जी 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 बॉस, यही पढ़ा था। मैं दोबारा एक बार पढ़ देती हूँ, एक हाँ, सेकेंड। हाँ, बस यही है कि लीवर में स्पेशली लीवर फंक्शन में SGPT पहले ही इफेक्ट करेगा, मतलब सॉरी लेकिन बॉस अदरवाइज इसमें इन्होंने, जैसे आपने शुरुआत करी थी ना दोनों पैरामीटर्स को लेके, हाँ, इन्होंने इसी बेसिस पे बोल रखा है कि ऑल्दो SGOT बड़ा हो, जैसे अमित शर्मा बॉस कह रहे हैं ना, हाँ, वैसे ही इन्होंने बोल रखा तो है। चलो सही है, फिर क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। अमित शर्मा एक बार फिर रिपीट कर दो इस हिरार्की को। बस वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसमें है डिस्ट्रक्शन पे ज्यादा। उसमें वो डिस्ट्रक्शन पर प्रोड्यूस होता है, तो पहले डिस्ट्रक्शन रुकना चाहिए। हाँ देखो, तो जब केस बिगड़ेगा, जब पैथोलॉजी जाएगी, पैथोलॉजी की तरफ बढ़ेगा, तो सबसे पहले गड़बड़ क्या होगी? ALP की, हाँ जी, फिर बिलीरुबिन, फिर SGPT और फिर SGOT, और जब रिकवरी होगी, हाँ
जब रिकवरी होगी तो सबसे पहले ध्यान दो कि एसजीओटी कम होना चाहिए, भले ही चाहे उधर बिलीरुबिन या एएलपी बढ़ रहा हो, बोलो वो सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है। और वो अक्सर बढ़ेगा ही, ये भी जान लेना अक्सर, क्योंकि जैसे जैसे टिश्यू हेल्दी होगा तो वो बिलीरुबिन ज्यादा बनाएगा पहले। हाँ जी हाँ। तो एसजीओटी कम होना चाहिए, फिर एसजीपीटी, फिर बिलीरुबिन और फिर एएलपी है ना, एल्कलाइन फॉस्फेट। हाँ जी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये ना बार बार भूलते हैं, 4-6-8 बार तो मैं भूल ही चुका हूँ इस बात को, ऐसे ही। और इसको याद रखना, इसको उसकी तरह से याद रखेंगे, आउटर पैटर्न, और उसकी तरह कई बार याद करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है प्रैक्टिस में। सिमरन कुछ कह रही है? हाँ बॉस, मैं ऐसी जैसे ये लीवर से रिलेटेड है ना, एक बार डायबिटीज से भी समझाएंगे कि फास्टिंग और पीपी में क्या पहले हाँ, फास्टिंग खतरनाक है, फास्टिंग को पहले जाना चाहिए। फास्टिंग जो है सिफिलिटिक होती है। हाँ अच्छा। हाँ बस मोटिव, बस पवन बस, सिमरन मोटी बुद्धि से समझे तो फास्टिंग इज मोर रिलायबल। फास्टिंग का मतलब 8 घंटे की फास्टिंग, और पीपी का मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद। अब खाना खाने में मेरी तो 6 रोटी की भूख है, तुम्हारी 4 रोटी की भूख है। मैंने तो खाने में पता नहीं क्या क्या खाया, है ना। तो ये इस पर भी डिपेंड कर जाएगा। हमारी फास्टिंग, जब हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में, तो हमारा इंसुलिन या हमारी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कितना काम कर रही है, वो फास्टिंग से पता चलेगा। हाँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि अभी खाना खाया है उसमें ब्लड शुगर बढ़ रही है, वो इतने मार्कर नहीं है जो 8 घंटे की फास्टिंग के बाद बढ़ी हुई मिल रही है। हाँ जी। तो इसलिए फास्टिंग को पहले सही होना होता है। फास्टिंग ब्लड शुगर इज सिफिलिटिक, ऐसे ही डायस्टोलिक प्रेशर को पहले कवर होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर से। सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है तब थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, अदरवाइज डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो उसको, अगर वो नॉर्मल हो रहा है किसी इंसान का और सिफिलिटिक थोड़ा सा बढ़ भी रहा हो या उतना ही हो रहा हो, वो कम ना हो रहा हो, तो कोई खतरा नहीं। अगर डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डायस्टोलिक प्रेशर, तो वो पैथोलॉजी की ग्रोथ, प्रोग्रेस की तरफ इशारा करता है। तो ये ब्लड शुगर की बेटा, हाँ ये इसी को जो ये बीपी का ये है ना, डायस्टोलिक और आप सिस्टोलिक प्रेशर बता रहे हो। हाँ, इसको समझाइए कि डायस्टोलिक जो है वो मतलब थोड़ा सा रिलेट करते हो कि इसका पहले ठीक होना या पैथोलॉजी रेफर कैसे कर इसका ऐसे है, मैं जितना हम लोग जानते हैं, इसका ऐसे है कि सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो तो होता है हार्ट के प्रेशर से क्रिएट, पंपिंग से, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ये जो ब्लड वेसल्स की अपनी जो इलास्टिसिटी है उसका जो प्रेशर पड़ता है ब्लड के वॉल्यूम पर, ब्लड का जो कॉलम उसमें जा रहा है, चल रहा है ब्लड, वो जो वो इलास्टिसिटी की वजह से वापस प्रेशर क्रिएट करती है उस ब्लड स्ट्रीम पर, वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर डॉक्टर सिमरन। अब बेसिकली वो अगर वो नॉर्मल है, यानी कि ये डिपेंड करता है वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। अगर वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी ठीक है तो ये बराबर काम करता है, यानी कि 120/80 पे अगर हम बात करें तो 80 रहता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी या फिर हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होएगी, वाल, ब्लड वेसल वाल की हार्डनिंग अगर होने लगी, तो ये सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर जो है ये उम्र के साथ एक तो कम होता है, उम्र के साथ कम होता है, बल्कि क्योंकि वापस ये उस ब्लड वॉल्यूम के ब्लड कॉलम पे प्रेशर नहीं मारता वापस। बॉस क्यों, मतलब ये थोड़ा सा मतलब आप बताइएगा, अगर एज बढ़ेगी तो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, नॉर्मल से कम होता है एज बढ़ने पर या वेसल्स की हार्डनिंग ऑफ वेसल वाल होने पर कम होता है, क्योंकि ये आप फिर से समझो, ये वो प्रेशर है जो इसकी दीवारों से ब्लड जो उसके अंदर है उस कॉलम पर क्रिएट होता है, उस वॉल्यूम पे क्रिएट होता है, वापस दबाता है। आप समझ रहे हैं शब्द को? हाँ बॉस। अच्छा, बट बॉस अब मैं वही मैं समझ रहा हूं जहां आपकी चाबी अटक रही है। ये
बेसिकली अब गड़बड़ क्या है कि अगर हार्डनिंग ऑफ वेसल वाल हो गई सिमरन, तो अगर वो फैल गई तो वापस नहीं आ रही उतनी तेजी से, और यदि सिकुड़ गई तो फिर बाहर को प्रेशर बाहर को नहीं जाएगी। वो जो पंप मार रहा है ना वेंट्रिकल, तो वो उसको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जगह नहीं देना चाह रही। जगह क्यों नहीं देना चाह रही? क्योंकि वो हार्ड हो गई समवाट। तो उस केस में क्या होता है जनरली कि वो सिस्टोलिक तो बढ़ जाता है और डायस्टोलिक कम हो जाता है, जैसे जैसे उम्र थोड़ा आगे को चलती है। एक बात नॉर्मल प्रक्रिया तो यह है। अब इसमें ये माना जाता है कि ब्लड वेसल्स का हार्ड होना, ब्लड वेसल का हार्ड होना, ये साइकोटिक या साइकोसिफिलिटिक ब्लड प्रेशर माना जाता है इसको, अच्छा डायस्टोलिक को। डायस्टोलिक को जैसे जैसे आप ऐसा समझते हैं ना कि अगर न्यूट्रोफिल्स की जगह लिम्फोसाइट्स बढ़ने लगी तो केस जो है सप्रेस होकर के सोरा से साइकोसिस और फिर सिफिलिस की तरफ जाएगा। तो ऐसे समझो इसको। अगर डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ रहा है या डायस्टोलिक प्रेशर की जो वो है पैरामीटर है, ये पैथोलॉजी की सीरियसनेस की तरफ इशारा करता है। और जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये लाइफ सपोर्टिंग प्रेशर है। लाइफ सपोर्टिंग इसलिए है क्योंकि सिस्टोलिक प्रेशर आपके टिश्यूज में आपके ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। जी बिल्कुल। तो इसलिए इसको उतना डेंजर में नहीं माना जाता सिस्टोलिक प्रेशर को, जितना डायस्टोलिक प्रेशर पे ध्यान रखा जाता है। अब बारीक बात यह है, अभी यहां उतनी क्लियर नहीं हुई, और जाके पढ़ लेना आप आज फिर से फिजियोलॉजी में या एनाटॉमी में कि डायस्टोलिक प्रेशर की पूरा मैकेनिज्म क्या है, कि भाई ये कैसे क्रिएट होता है, और ये फिर अगर हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल वाल हो गई तो फिर उसकी क्या क्या नुकसान है ना, कैसे ये सपोर्ट करता है ब्लड को आगे बढ़ाने में, कैसे कैसे, है ना। हाँ वो और आप स्टडी भी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी। ओके ओके बॉस। हाँ नहीं हाँ लेकिन मोटा मोटा है जी। हाँ बेटा बोलो प्रति जी। यार हार्ट में ब्लड फिल होता है ना, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो ड्यूरिंग डायस्टोल, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत आ रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं? फिर से बोलो, फिर से बोलो। डायस्टोल, जो डायस्टोल के समय होता है ना, तो उसमें वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो रहा होता है। हाँ आने वो तो है ही है, वो तो सही कह रहे हो, लेकिन वो तो डायस्टोल और सिस्टोल की बात है हार्ट से रिलेटेड। लेकिन ये जो वो फिल हो रहा होता है, बहुत सही बात कह गई आप, अब बहुत अच्छी बात कह गई। अगर वो फिल हो रहा है और वो फिल होने के लिए जो वीनस चैनल है, वेन्स है, अगर वो हार्ड हो गई तो वो उनका दबना, उनका प्रेशर डालना ब्लड पे, वो वीना केवा की तरफ को ले जाने में मदद करता है। डॉक्टर सिमरन ध्यान देना। जी जी। अगर वेन्स की वाल सख्त हो गई या बहुत ज्यादा लूज हो गई वेरिकोसिटी की वजह से, तो जो ब्लड वापस आना था लौट करके, जो वो मदद कर रही थी वेसल वाल, वो मदद नहीं कर रही अब, तो वो उतना प्रॉपर रिफिलिंग नहीं होएगी, जो अभी प्रतीची ने कहा जी। वो भी नुकसान हो जाएगा देखो उससे। अगर हार्डनिंग ऑफ वेसल वाल हो गई, हार्डनिंग ऑफ या फिर टू मच इलास्टिन लेस हो गई, तो उधर से भी डायस्टोलिक प्रेशर पे का डायरेक्ट कनेक्शन है, वेरिकोसिटी से लेकर के और हार्डनिंग ऑफ वेसल वाल को लेकर के भी, चाहे वो वीनस वेसल वाल हो, वेन्स की वाल हो, चाहे वो आर्टरी की वाल। जी जी जी। ये बहुत अच्छा बता दिया प्रतीची ने भी कि वो रिफिलिंग, अच्छा रिफिलिंग होएगी तब जब उधर वेसल वाल तो प्रॉपर तरीके से उसको प्रोपेल करें, प्रेशर डाल के ब्लड को, है ना, और उधर हार्ट के वाल्स वगैरह प्रॉपर खुले। हाँ जी जी बिल्कुल। तो अब काफी क्लियर हो गया अब प्रतीची के कहने के बाद। हाँ जी बॉस बिल्कुल, अभी समझ रहा है बिल्कुल। हाँ
ठीक है, तो इसे पूरा कर लेते हैं बेटा। इसमें आ गया टिश्यू। टिश्यू इसमें इन्वॉल्व हो रहा है गाल ब्लैडर, बाइल डक्ट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल है, एक्टोडर्मल लेयर से बना है, गुलट म्यूकोसा पैटर्न पे ये काम करेगा, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में पेन बढ़ेगा, पेन बढ़ेगा, सेंसिटिविटी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। हाँ। कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव में कह रहे हैं सेल डिग्रेडेशन ब्रैकेट में अल्सर इन द गाल ब्लैडर और इन द बाइल डक्ट विद इन और आउटसाइड ऑफ द लीवर ब्रैकेट में कह रहे हैं इंट्रा और एक्स्ट्रा हेपेटिक, मॉडरेट पेन होएगा साइड पेन के रूप में कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव फेस में। एक तो सेल डिग्रेडेशन होगा गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट्स की, वो बाहर वाली या अंदर वाली हिपैटिक उसका आउटसाइड द लीवर इंट्रा या एक्स्ट्रा हिपैटिक। तो इंट्रा हिपैटिक और एक्स्ट्रा हिपैटिक में पढ़े थे पीछे जो डक्ट्स होती हैं, जो पेरेन्काइमा के अंदर जो बारीक होती है शायद वो इंट्रा हिपैटिक है, और उनके बनने से एक मोटी डक्ट बन के जो कॉमन बाइल डक्ट की तरफ बढ़ती है वो एक्स्ट्रा हिपैटिक की तरफ बढ़ती है। मॉडरेट पेन होगा साइड में, ऑफन फ्यूरियस एंग्री एग्रेसिव, अक्सर बंदा फ्यूरियस होगा, एंग्री होगा, एग्रेसिव होगा अगर प्रेजेंटेशन देखें उसका। बायोलॉजिकल मीनिंग यह है वाया एन एनलार्जमेंट ऑफ गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट द ल्यूमन इंक्रीजेज, जो कि मदद करेगा बाइल कैन बी सेंट टू द ड्यूडेनम बेटर एंड क्विकर। एनलार्जमेंट करके गाल ब्लैडर को बाइल डक्ट को मकसद ये रहता है उसके ल्यूमन को एनलार्ज करने का, ताकि ब्लड जो है आसानी से बेटर तरीके से जल्दी से भेज दिया जाए ड्यूडेनम में। हीलिंग फेज में कह रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ बाइल डक्ट एंड गाल ब्लैडर कॉज्ड बाय इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, रिपेयर ऑफ लॉस्ट सब्सटेंस इज इक्वल टू इन्फ्लेम्ड गाल ब्लैडर कैंसर, हीलिंग स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट, कोलिंजाइटिस। हीलिंग फेज में रेस्टोरेशन होगा स्क्वामस एपिथेलियम का, बाइल डक्ट की, गाल ब्लैडर की, जिससे कॉज्ड बाय इंक्रीज मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के मदद से। रिपेयर होगा लॉस्ट सब्सटेंस, जिसकी वजह से इन्फ्लेम्ड होगा गाल ब्लैडर कैंसर तक बात पहुंचेगी, और हीलिंग स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हीलिंग फेज में प्रेजेंटेशन होता है कंप्लेंट का। यहाँ भी बात वैसे ही जैसे टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी टिश्यू है वो हीलिंग फेज में आपको दिक्कत देगा। दिक्कत सामने आपको हीलिंग फेज में दिखाई देती है टेरिटोरियल रिलेटेड टिश्यूज पर। हीलिंग क्राइसिस में कह रहे हैं सीवियर पेन, चिल्स, कॉलिक ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बाइल डक्ट मसल। थेरेपी में कह रहे हैं द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड, अकम्पनी द हीलिंग प्रोसेस, अवॉइड रिकरेंसेस, गाइडिंग थॉट्स है माई एंगर लाइज बिहाइंड मी, मेरा गुस्सा मेरे पीछे मतलब छोड़ दिया मैंने, गुस्सा रह गया, मैं गुस्से की बात वो दिन गए जब मैं गुस्सा हुआ करता था। द नेक्स्ट टाइम आई विल रिमेन काम फ्रॉम द बिगिनिंग, या गुस्सा छोड़ूंगा या फिर अगली बार से मैं काम एंड कूल रहूंगा शुरू से ही। एंजाइम प्रिपरेशन सुजलर साल्ट नंबर 3, 4 एंड 9 कह रहे हैं, इसमें भी लीवर रेमेडीज को भी देख सकते हो जा करके। इफ नेसेसरी पेन रिलीवर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन भी दे सकते हो, सर्जरी की जरूरत पड़े तो सर्जरी भी हो सकती है कुछ केसेस में। ठीक है, तो यहीं तक पूरा हो गया। ये किसी का कोई पॉइंट रह गया हो तो वो रख सकता है, बाकी सब कुछ क्लियर लग रहा है सबका। तो यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद, सबको राम राम भाई। राम राम बोस। राम राम। राम राम।